हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, रूलिंग द कंट्री साइड। ठीक, देखो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह के बारे में। अब हम देखेंगे कि उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे की कहानी अब धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। हम मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसको कॉलोनियल हिस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, सुटेबल वर्ड कॉलोनियल हिस्ट्री ही होगा, बट ट्रेडिशन चला आ रहा है काफी टाइम से, तो मॉडर्न हिस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग 1764 से आगे कहानी पढ़ते हैं, जब बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज जीत जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। अब दीवान कौन होता था? दीवान उस जमाने में रिस्पॉन्सिबल होता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन देखने का, है ना। सारा का सारा वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर वही देखता था, दीवान ही देखता था। ठीक, अब ये जो सेरेमनी हुई थी जहाँ पे अपॉइंट किया गया था मुगल को, मुगल्स ने कंपनी को ना एज अ दीवान, ये मे बी किसी टेंट में हुई थी छोटे से। लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हो, है ना, ये फोटो देख रहे हो आप, ये रॉबर्ट क्लाइव ने अपने प्रिंटर से बनवाई हुई है। उसने अपने प्रिंटर को काम दे रखा था कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट काम करूं, है ना, जो भी मेरे लाइफ से इंपॉर्टेंट काम हो उनकी फोटो बनाना। तो उसके प्रिंटर ने ये फोटो बनाई है। बट कहा जाता है कि ऐसा बड़ी सेरेमनी नहीं थी, एक छोटे से टेंट में। और उस जमाने में मुगल एम्पायर मिला और रॉबर्ट क्लाइव थे और एक दो और अंग्रेज थे, दो तीन इंडियन थे, बस उसी समय ग्रांट कर दी गई थी। ठीक है, अब जब कंपनी को पावर मिल गई तो कंपनी ने क्या सोचा कि ठीक है, अब हम यहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सालों से उसको पता था कि अगर वो ज़्यादा प्रेस करेंगे इंडियंस को, है ना, खास करके वो जिनके पास पावर है। अब पावर किन किन के पास थी उस जमाने में? जो लोकल चीफ्स होते थे, है ना, प्लस जमींदार वगैरह, जो लोकल सेठ वगैरह होते थे, है ना। अगर उनको ज़्यादा दबाया जाएगा तो वो रिवोल्ट भी करवा देंगे लोगों से मिल करके, है ना। तो और इनको भी हो सकता है फिर अपना बोरिया बिस्तरा बंद करना पड़ जाए। तो इस चलते उन्होंने थोड़ा सा कॉशन लिया, है ना। उन्होंने कॉशन लेकर के चीजों को अपना आगे बढ़े। ठीक, हाँ। तो देखो, रेवेन्यू, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था उनके लिए? रेवेन्यू कलेक्ट करना, है ना। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, आप देखो 1765 के बाद भी आप देखोगे और भी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो। ठीक है, साउथ में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर लड़ते हैं, मराठास के साथ लड़ते हैं, इवन मैसूर के साथ लड़ाइयाँ होती हैं इनकी। ठीक है, तो इसके लिए कहाँ से आता? पैसा चाहिए था बहुत ज्यादा, है ना। तो इसके लिए उन लोगों ने सोचा कि रेवेन्यू को कैसे ना कैसे करके हमें बढ़ाना पड़ेगा। और रेवेन्यू मेनली कहाँ से आता था? बंगाल से ही आता था। बंगाल बहुत ही उस जमाने में वेल स्टेब्लिश था, है ना। अब इन लोगों को, क्योंकि अब कंट्रोल में आ चुका था पावर, है ना, अपने, तो इन लोगों ने चालू किया, क्या चालू किया? इन लोगों ने जो क्या लेते थे, यहाँ खरीदते थे मेनली ये कॉटन सिल्क वगैरह खरीदते थे। अब जहाँ ये पहले 10 रुपए देते थे, अब ये और घटा करके उन्होंने 5-6 रुपए देना चालू कर दिया। मैं एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि 10 रुपए देते थे फिर 5-6 पे आ गए, बट बहुत कम कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, जितना पहले देते थे उससे बहुत कम करने लग गए, और यहाँ से उठा करके अपना ले जा करके वहाँ खूब बेचते थे। ठीक है, अब देखा गया कि विद इन 5 ईयर्स, तो जो पहले ये खरीदते थे, फॉर एग्जाम्पल पहले ये 1 लाख का सामान खरीदते थे बंगाल में, ठीक है, तो 5 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने डबल कर दिया उस चीज को, है ना। पहले 1 लाख का खरीदते थे तो अब 2 लाख का खरीदने लग गए। ठीक, एक 2 लाख का तो तब भी नहीं खरीदते थे, करोड़ों में खरीदते थे तब भी। ठीक है, तो इससे इनका रेवेन्यू बढ़ा, है ना। ये बाहर बेचते थे। पहले ये क्या करते थे, गोल्ड सिल्वर लाते थे ब्रिटेन से और उसके बदले में यहाँ खरीदते थे। अब इनको जरूरत ही नहीं पड़ रही गोल्ड सिल्वर लाने की। ये क्या करते हैं, यहीं के लोगों से रेवेन्यू लेते हैं टैक्स के नाम पे, और उसी पैसे से उनका सामान खरीद लेते हैं। तो यहाँ के लोगों को तो डबल घाटा हो रहा है ना।
अगर सरकार को टैक्स देते थे, सरकार कुछ काम तो करती थी इनके लिए, है ना। अगर हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को दुनिया भर का, तो हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ तो काम करती है, कहीं हॉस्पिटल बनाती है, रोड बनाती है ना, पुलिस की सिक्योरिटी है, 50 चीजें हैं। लेकिन यहाँ बंगाल में क्या हो रहा था कि ये टैक्स भी देते हैं, उस टैक्स का कोई यूज नहीं होता उनके लिए, है ना। वो क्या करते थे, उल्टा उन्हीं पैसों से इनका सामान खरीदते थे और ले जाते थे, पैसा ले जाके और कमाते थे। तो एक तरीके से अंग्रेज फ्री में खरीद रहे हैं सामान, उसे डबल कमा रहे हैं। ठीक, हुआ क्या इसका नतीजा, और सस्ते में खरीदते थे, अभी जोर जबरदस्ती करके खरीदते थे, है ना। तो जो बेचारे आर्टिस्ट लोग थे, है ना, जो छोटा मोटा चीजें बनाते थे, कोई कॉपर का काम करता था, कोई मूर्तियां बनाता था, कोई सिल्क बनाता था, कोई कॉटन का काम करता था, है ना। तो इन लोगों ने धीरे धीरे देखा, यार अब तो घाटा होने लग गया, मान लो बनाने में 6 रुपए लगे हैं मेरे को किसी चीज में, और 6 ही रुपए मिलेंगे, तो फिर मैं ये काम ही क्यों करूंगा यार, है ना। मेरे को कुछ पैसा ही नहीं बच रहा इसमें, मेहनत इतनी लग रही है, पैसा बच नहीं रहा, तो फिर मैं कैसे घर चलाऊंगा। तो लोगों ने यही सोचा, लोगों ने छोड़ दिया काम करना, है ना। काम कर करके लोग छोड़ने लग गए ये सब काम, वापस एग्रीकल्चर वगैरह पे चले गए। बट एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, है ना। क्योंकि अब मान लो पहले मान लो 1 हेक्टेयर जमीन है, वहां 10 लोग काम करते थे, अब लोग और बढ़ गए, 20 लोग हो गए। तो काम तो उतने का उतना ही है ना, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा लोगों की बढ़ गई, तो क्या हो गया, आउटपुट जो आएगा वो कम हो जाएगा, है ना। पहले मान लो आ, उससे 2 टन राइस निकलता था, अब वो 2 टन राइस में से अगर मान लो वो 50-60 के लोग खा जाते, बाकी बेच भी देते, तो अब उनको और ज़्यादा निकालना पड़ेगा, है ना। कम बेच पाएंगे मार्केट में, कम बेचेंगे तो कम प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे एग्रीकल्चर भी कोलैप्स होने लग गया। ठीक, फिर 1770 में क्या होता है, जबरदस्त फेमिन आता है वहां पे। फेमिन मतलब आप जानते हो ना, आ, सूखा पड़ जाता है, बारिश वारिश नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ना होता है, फेमिन का इंग्लिश में अकाल बोलते हैं ना। तो लगभग लगभग उसमें 1 करोड़ लोग मर जाते हैं, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं बंगाल में। और ये था 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। सोचो, 1/3 पॉपुलेशन उस जमाने में खत्म ही हो गई वहां की। अब ये सब देखा गया तो भाई आवाज हर जगह उठी, है ना। यहाँ तक कि इंग्लैंड तक बात गई, भाई ऐसा कैसा मैनेजमेंट करना चालू किया तुमने कि वहाँ 1 मिलियन 10 मिलियन लोग मारे गए, फेमीन आ गया, है ना। रेवेन्यू मतलब कि तुम्हारा सही नहीं है मैनेजमेंट। तो अंग्रेजों को भी लगा, हाँ यार कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो उन लोगों ने फिर इम्प्रूवमेंट करने का सोचा रेवेन्यू सिस्टम को। ठीक है, फिर काफ़ी दिनों तक डिबेट चलता रहा, कैसे रेवेन्यू सिस्टम को बढ़ाएं, कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, है ना, इम्प्रूव कैसे किया जाए एग्रीकल्चर, क्योंकि उस ज़माने में मेनली एग्रीकल्चर ही एक सोर्स था आपका टैक्स कलेक्ट करने का, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह तो उतनी थी नहीं, जो थी भी उनको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो मेन एग्रीकल्चर सोर्स था हमेशा से। आप देखो मुगल्स के टाइम में भी था, एग्रीकल्चर ही मेन था, है ना। उनसे पहले सल्तनत काल में भी एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर हमें अपना रेवेन्यू चलाए रखना है, अपना बिजनेस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये तो फ्री का यहाँ से खरीद रहे थे, रेवेन्यू आएगा तभी तो ये माल खरीद पाएंगे, रेवेन्यू आना बंद कर जाएगा तो ये माल कैसे खरीदते हैं यहाँ पे, है ना, कॉटन सिल्क वगैरह। तो इन्होंने सोचा कि चलो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कैसे करें, काफ़ी डिबेट हुआ उसके पीछे। फिर कंपनी ने एक सिस्टम लाई है परमानेंट सेटलमेंट का 1793 में। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इन्होंने राजा और जो तालुकदार थे इनको रिकॉग्नाइज कर दिया कि वो जमींदार बन जाएंगे, वो जमींदार होंगे। ठीक, और ये जमींदार जी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे रेंट पीजेंट से और कंपनी को पे करेंगे। ठीक है, और ये जो अमाउंट था ये फिक्स कर दिया गया था परमानेंटली, है ना, कि ये कभी नहीं बदलेगा, इतना ही आप अमाउंट देना है आपको। ठीक है, या अगर एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस ज़्यादा भी आएगा तो भी हम ज़्यादा मांगेंगे, आपको यही देना होगा। ठीक, इन्होंने ये फिक्स कर दिया। अब इनको ये था कि हाँ इससे क्या होगा कि जो जमींदार वगैरह हैं वो पैसा लगाएंगे और जमीन की जो सिचुएशन है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि जमींदार वगैरह क्या थे, वो चाहते थे कि भाई हम
ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, वो खुद भी कमाने के चक्कर में लग गए। इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने बहुत प्रेशर डालना चालू किया पीजेंट्स पे, ठीक। बट सिचुएशन और वर्स होती चली गई, ठीक है। और ऊपर से जमींदार पे भी बहुत प्रेशर था कंपनी का। कंपनी वाले क्या करते थे कि अगर आपने अपना, मान लो किसी जमींदार को इस साल 5 लाख रुपए देना था कंपनी को, वो नहीं दे पाया, तो ये क्या करते थे, उससे उसकी जमींदारी छीन लेते थे, ठीक है। और जमींदारी छीन करके ऑक्शन करते थे। ऑक्शन मतलब बोली लगती थी, है ना, कि जिसका मन आए वो जमींदार बनो, बोली लगाओ कि इस साल तुम कितना पैसा दे सकते हो। 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है, 5 लाख इसने देना था, ये नहीं दे पाया, इससे ऊपर तुम बोलो। कोई बोलेगा मैं 7 लाख दे दूंगा, तो उसको दे दी जाती थी जमींदारी, है। ऐसे ऑक्शन होती है, ठीक है। जो ज्यादा बोली लगा देगा उसी को दे दिया जाएगा, उसी को जमींदार बना देते थे। अब सोच के देखो, जो नया जमींदार आया है वो पहले ही ज्यादा पैसे का कमिटमेंट करके आया है, तो वो और ज्यादा डिमांड करेगा रेवेन्यू की पीजेंट्स से, है ना। उन बेचारों पर और ज्यादा अत्याचार होगा, उनके और खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो इन सब से कहीं ना कहीं देखा गया कि कोई गेन हो नहीं रहा, कंपनी को भी समझ में आया गेन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि अल्टीमेटली जो बेचारे पीजेंट्स थे उनका और बुरा हाल होने लग गया, है ना। वो ज्यादा टैक्सी भरने लग गए, अपने आप के लिए कुछ बचा ही नहीं पाते थे। और ये जो टैक्स का सिस्टम था ना, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था। इतना ज्यादा उस जमाने के हिसाब से सुटेबल नहीं था, और इन्होंने ज्यादा कर दिया था। इस चलते भी लोग फुलफिल नहीं कर पाते थे ज्यादातर टाइम, ठीक है। और ऊपर से आप सोच के देखो, आज भी अगर बारिश नहीं होती है तो आपकी फसल नहीं हो पाती है ना, सूखा पड़ जाता है। तो उस जमाने में तो और भी ज्यादा था। उस जमाने में तो सोर्स भी नहीं था, अंडरग्राउंड सिस्टम वगैरह पानी का नहीं था, है ना। आज तो आप देखते हो बोरवेल वगैरह है, तब भी बेटर है। पहले तो ये सब चीजें नहीं थी। आज कैनल सिस्टम है, डैम है। उस जमाने में कैनल डैम सिस्टम भी नहीं था, तो बहुत मुश्किल होता था। तो था तो थोड़ा बहुत था, बट इतना ज्यादा लेवल पे नहीं जैसे आज की डेट में, है ना। तो आप सोच सकते हो कितना बुरी सिचुएशन होगी। लेकिन बाद में लेटर हाफ में देखा गया कि धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर एक्सपेंड होना शुरू होता है, और एक्चुअली में जमींदार को फायदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जमींदार क्या करते थे, अभी तक जो थी जमीनें, है ना, अंग्रेजों के आने से पहले जो जिस जमीन पे खेती करता था वो उसी अपनी जमीन होती थी ज्यादातर टाइम, है ना। माता पिताओं की जमीन थी उनकी, हमेशा से पूर्वजों की जमीन थी, वो उन्हीं पे करते थे खेती, उन्हीं के नाम से थी। बट यूरोप में जो सिस्टम चलता था ना, लॉर्ड सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम, उन्होंने यहाँ पे भी वही अपनाने की कोशिश की। उनको लगा कि ये जो जमींदार होते हैं ये इन्हीं की जमीन है, और जो पीजेंट है बेचारे वो तो इसके नौकर है, वो यहाँ पे वो करते हैं। जबकि इंडिया में ऐसा था नहीं, है ना। जमींदार जब अंग्रेजों के जमाने, मुगलों के ज़माने में थे, तब भी वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिसर होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इनको गलत नज़रिया से देख लिया। इनको लगा कि यही एक्चुअल में मालिक है ना, और इनको पूरे राइट्स दे दिए। और ये क्या करते थे कि अगर मान लो कोई पेजेंट रेंट नहीं दे पा रहा है ना, तो ये क्या करते थे, उसकी ज़मीन छीन लेते थे, उसको निकाल देते थे वहाँ से, उसकी ज़मीन पे अपने कब्जा कर लेते थे। तो ऐसा भी बहुत हुआ उस ज़माने में, ठीक है। अब ये सिस्टम कहाँ पे अप्लाई किया गया था, बंगाल तरफ अप्लाई किया गया था, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में अप्लाई किया गया था ये वाला सिस्टम, ठीक है, और खास करके बंगाल की तरफ में। फिर जब ये देखा गया कि इससे ज़्यादा कुछ फायदा हो नहीं पा रहा, तो एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया, ठीक। नया सिस्टम लाया गया। कौन सा नया सिस्टम लाया गया? आपका महलवाड़ी सिस्टम लाया गया, ठीक है। ये कहाँ पे लाया गया था? आपका यूपी में, जो आज का प्रेजेंट यूपी है वहां पे लाया गया था। कौन लाया था ये? आपका हॉल्ट मैकेंजे ने डिवाइस किया था ये न्यू सिस्टम, और ये 1822 से इन इफेक्ट हो गया था। इसमें क्या करते थे, इसमें भी कुछ खास ज्यादा अंतर नहीं। इसमें यह था कि जो कलेक्टर्स थे उनको बोला गया कि तुम जाओ गांव, हर गांव से गांव में जाओ, वहाँ लैंड को इंस्पेक्ट करो, मेजर करो, फील्ड्स को रिकॉर्ड करो कि उनके कस्टम्स क्या हैं, लोगों के क्या क्या राइट्स हैं, ये सब लिखो, रिकॉर्ड करके लाओ, ठीक है। और एस्टिमेट रेवेन्यू हर प्लॉट का बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है।
और इसमें क्या होता था कि इन्होंने किया तो प्लॉट का, हर प्लॉट का कलेक्ट, लेकिन एक विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इतना टैक्स आपको भरना है, ठीक है, इसमें ये कर दिया गया। और ये जो टैक्स था ये पीरियोडिकली रिवाइज भी होता था, परमानेंट नहीं था ये वाला, ठीक है। ऐसे परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने परमानेंट कर दिया, बट इसमें नहीं। अब परमानेंट सेटलमेंट की ये भी एक दिक्कत थी कि अंग्रेजों की तो लड़ाइयाँ होती रहती थी हमेशा, तो उनको तो रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए होता था, भाई इन्होंने कर दिया फिक्स। तो ये क्या, तो फिर बात उठने लग गई कि भाई तुम रेवेन्यू फिक्स कर दोगे तो हमारा एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, तो रेवेन्यू फिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये महलवाड़ी सिस्टम निकाला गया। तो यहाँ पे विलेज जो था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख ये कर देते थे कि हाँ भाई इस गांव से हमें 5 लाख रुपए देने हैं, तो जो विलेज का हेडमैन होता था, जो होता है ना मुखिया वगैरह गांव में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो गांव से 5 लाख रुपए कलेक्ट करके उसको दे। अब उसको ये, अब अंग्रेजों को ये मतलब नहीं था कि हाँ भाई किसी की फसल नष्ट हो गई या कुछ हो गया, वो तुम आपस में समझो, हमें हमारा दे दो, ठीक है। इसमें ये सिस्टम था। और इसमें जमींदार नहीं करता था कलेक्ट, बल्कि गांव का हेडमैन कलेक्ट करता था, ठीक है। ये सिस्टम में चेंज कर दिया गया। फिर एक और सिस्टम आया, मोनरो सिस्टम, ठीक है। अब थॉमस मोनरो साउथ इंडिया में थे, ठीक है। और उन्होंने अपना अलग सिस्टम निकाला। उन्होंने देखा कि यार ये परमानेंट सिस्टम तो चला नहीं नॉर्थ में, है ना, तो उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला जिसको बोला गया रेहतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। रेहतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि ये लोग, अभी कौन था नॉर्थ में परमानेंट सेटलमेंट में, जमींदार कलेक्ट करता था, महलवाड़ी में विलेज हेडमैन कलेक्ट करता था, है ना। रेहतवाड़ी सिस्टम में इन्होंने निकाला कि हम कोई बीच में नहीं होगा, जो रेयत रेयत मतलब जो पीजेंट है, हम डायरेक्टली पीजेंट से ही लेंगे, ठीक है। कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं होगा, पीजेंट डायरेक्टली हमें पे करेगा टैक्स, और इससे दोनों को फायदा होगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा रायत को, और हमें भी डायरेक्ट आएगा, ठीक है। और राइट्स के राइट भी रह जाएंगे, कोई उनको दबाने वाला नहीं रह जाएगा, ठीक है, उनके से उनका कोई फील्ड नहीं छीनेगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, बहुत केयरफुली और सेपरेटली सर्वे किया, फिर असेसमेंट किया, रेवेन्यू असेसमेंट किया कि कितना रेवेन्यू होना चाहिए, काफी लंबा चौड़ा काम किया इन लोगों ने, ठीक है। और थॉमस मुनरो का मानना था कि हमें इनके ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स, खून चूस रहे हैं इनका, हमें इनको पैटर्नल सपोर्ट देना चाहिए, फादरली सपोर्ट बन के राइट्स का फादरली सपोर्ट करना चाहिए, है ना, जैसे फादर सपोर्ट करता है उसी तरीके से, ठीक है। बट क्या सब ठीक था, ऑल वाज नॉट वेल, कुछ भी वेल नहीं चल रहा था, है ना। धीरे धीरे क्या होने लग गया, इतना ज्यादा रेवेन्यू की डिमांड होने लग गई ना, क्योंकि देखो परमानेंट सेटलमेंट में तो फिक्स था, बट उसकी अपनी ड्रॉबैक था कि वो पहले से ही उन्होंने ज्यादा फिक्स करके रखा था, ठीक है। तो वो अपने आप में डिमेरिट था। महलवाड़ी सिस्टम में फ्लक्चुएट करता था, तो अंग्रेज क्या करते थे, हर बार ज्यादा टैक्स मांगते थे, बढ़ा बढ़ा के मांगते थे, ठीक है, चाहे अकाल पड़े चाहे कुछ भी पड़े। तो ये एक ड्रॉबैक था। रेतवाड़ी सिस्टम में भी वही था, फिक्स नहीं था, तो ये भी ज्यादा मांगते थे। तो लोगों ने क्या करना चालू किया, पे करना बंद कर दिया टैक्स, और गांव वाँव छोड़ छाड़ के भागने लग गए लोग, है ना। गांव के गांव लोगों ने छोड़ दिए, काम ही करना बंद कर दिया इसका, एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो सोच के देखो क्या हाल हुआ होगा, है ना, लोग गांव छोड़ छोड़ के चले गए दूर, दूसरे इलाकों में, ठीक। क्रॉप्स फॉर यूरोप, इसके आगे बहुत कुछ हुआ, लोग गांव छोड़ के चले गए तो फिर क्या इफेक्ट हुआ, कहाँ जाके ऊपर से क्या काम किया, बट ठीक है, आपकी किताब में यहीं तक पढ़ना है, आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। क्रॉप्स फॉर यूरोप, अब देखो ये लोग क्या करते थे, इंडिया में जब थे ये अंग्रेज, तो ये लोग इंडिया से कॉटन ले जाते थे, सिल्क ले जाते थे, है ना। इसी तरीके से और भी कुछ एक क्रॉप्स लेके जाते थे, बहुत सारे मसाले लेके जाते थे ये लोग, है ना, सिनेमन वगैरह, पेपर वगैरह लेके जाते थे इंडिया से, टी भी लेके जाते थे इंडिया से, है ना। तो ये तो ने इंडिया में क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों को हाँ, उगाने के लिए मोटिवेट किया लोगों को। फॉर एग्जाम्पल बंगाल में जूट, असम में टी, यूपी में शुगर केन, पंजाब में वीट,
महाराष्ट्र में कॉटन, कॉटन तो आपका महाराष्ट्र पंजाब दोनों में है ना, और मद्रास में राइस है ना। इसके लिए इन लोगों ने इनको मोटिवेट किया कि तुम लोग ये सब करो। अब देखो ये दोनों आप फिगर देख रहे हो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको, इंडिगो कलर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इंडिगो कलर बड़ा आसानी से नहीं मिलता था, है? और पहले जमाने में क्या था, केमिकल्स नहीं होते थे, ठीक है। तो जो कपड़ों में कलरिंग किया जाता था वो कैसे किया जाता था, नेचुरल कलर से करते थे, पेड़ से निकाल के कलर करते थे, है ना। और उसी में से ये जो नीला कलर था वो आपका इंडिगो प्लांट से निकलता था, ठीक है। और उस जमाने में इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर होता था इंडिगो का वर्ल्ड में, ठीक। अब इंडिगो का जो प्लांट होता है ना वो नॉर्मली ट्रॉपिक्स में ग्रो करता है। ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरियाज पड़ते हैं ये वही मेनली ग्रो करता है, ठीक है, इंडिगो प्लांट्स। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच के एरिया को बोलते हैं हम ट्रॉपिक्स, ठीक। अब जो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह में जो कपड़े बनते थे वहां पे जो डाई करते थे वो लोग क्लॉथ्स को ना, कलर करना, तो वो कैसे करते थे, इंडियन इंडिगो को यूज करते थे। और ये आज से नहीं हो रहा था, ये 13th सेंचुरी से चल रहा था, ठीक है। मतलब 1200 से ही चल रहा था, जब इंडिया में सल्तनत पीरियड आया था तब से ही वो लोग इंडिया का इंडिगो प्लांट, इंडिगो यूज करते थे, ठीक है। तो इंडियन इंडिगो वहां बड़ा फेमस था। लेकिन यूरोप में ना एक और प्लांट बड़ा ऑलमोस्ट इंडिगो के प्लांट जैसा ही होता है, उसका नाम था वोड। ये देखो नाम लिखा हुआ ना, WOAD, वोड। इससे क्या बनता था, वायलेट और ब्लू कलर की टाइल्स बनती थी, ठीक है। यूरोप में ये प्लांट होता था। ये प्लांट कहाँ ग्रो करता है, टेम्परेट जोन्स में। ये टेम्परेट जोन्स अपर जोन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे होते हैं। तो वुड इजिली अवेलेबल था यूरोप में, तो वो लोग चाहते थे जो वुड प्लांट करते थे कल्टीवेशन, है ना, वो लोग चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो इंडिया से आने वाला इंडिगो को बैन कर दे। क्यों चाहते थे वो ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है, इंडिया से जाने वाला इंडिगो का प्लांट वहाँ पे बैन हो जाता, तो उनके वुड की जो प्लांट की थी उसकी डिमांड बढ़ जाती, है ना। उसकी डिमांड बढ़ती तो उनको प्रॉफिट बढ़ता, है ना, वो और ज़्यादा बढ़ा देते अपना प्रॉफिट। तो इस चलते उन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट पे दबाव डाला कि आप इंडिगो का जो इम्पोर्ट होता है उसको बैन करो, ठीक है। और शायद कुछ सालों के लिए बैन भी कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे पाया गया कि जो उनका वोट्स था ना, उससे जो डाई आती थी वो डल सी थी, थोड़ी सी डल थी कलर में, ठीक है। तो 17th सेंचुरी आते आते फिर से यूरोपियन जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप ये चीज हटाओ, और जो इंडिगो इंडिया से आता था उस पे से बैन हटाओ तुम अपना, ठीक है। इन द मेन टाइम क्या होता है कि जब इंडिया से जाना बंद हो गया तो लोगों ने क्या चालू किया, वुड पे डिपेंडेंस कम करने के लिए फ्रेंच लोगों ने चालू किया इंडिगो की कल्टीवेशन। कहाँ, सेंट डोमिनिक करके कैरिबियन आइलैंड में, सेंट डोमिनिक करके एक जगह है, कंट्री है, वो कैरिबियन आइलैंड्स में वहाँ पे, ठीक है। पुर्तगीज लोगों ने ब्राजील में शुरू कर दी इंडिगो की खेती। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जमाइका में शुरू कर दी, और जो स्पेनिश थे उन्होंने वेनेजुएला में शुरू कर दी इंडिगो की प्लांटेशन, है ना। इंडिगो प्लांटेशन नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे जगह होने लग गया था, लेकिन इनकी क्वालिटी ना कहीं इंडियन वाले के इक्विवेलेंट नहीं थी, ठीक है, कंपैरेटिवली कम थी। हम्म। तो अब होता क्या है कि 18th सेंचुरी के एंड में इंडिगो की डिमांड ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन अब इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था ना, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डाई चाहिए थी, है ना। तो लेकिन जो अब वो कहाँ से मंगाते थे, आपके थोड़ा बहुत वो ब्राज़ील से मंगा रहे थे, कैरिबियन आइलैंड से, है ना, वेनेजुएला से और जमैका वगैरह से। यहाँ से आना ऑल ऑफ अ सडन कम हो जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ तो स्लेव रिवोल्ट वगैरह हो गया, रिवोल्ट हो गया था बहुत ज़्यादा उस उधर। तो बिटवीन 1783 और 1789 ना इंडिगो की जो प्रोडक्शन थी वो वर्ल्ड की
ऑलमोस्ट हाफ हो गई थी। अब देखो इस 6 साल में लगभग हाफ हो गई प्रोडक्शन, है ना। तो अब जो जिनका क्लॉथ का बिजनेस था वो तो बड़े टेंशन में आ गए भाई, क्योंकि आप सोच के देखो अगर प्रोडक्शन कम हो गई होगी तो बहुत महंगा हो गई होगी टाई, है ना। तो ब्रिटिश को तो कमाना था पैसा, तो उन्होंने कहा यार क्या ऑप्शन हो सकता है, कहाँ से सस्ते में मिल सकती है। तो उन्होंने कहा अरे इंडिया तो है ही हमारे अंडर में, तो वहीं चलो वापस वहीं करते हैं खेती, है ना। तो वो इंडिया की तरफ अपना इंडिया पे अपना डाइवर्ट करते हैं डिमांड। अब देखो आप 1788 में इंडिया से खाली 30% इंडिगो जाती थी ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन 1810 आते आते इंडिया से लगभग लगभग उनके इंपोर्ट का 95% जाने लग गई, ठीक है। कितने साल में, सिर्फ 20 साल में, 20 साल में 65% का और इंक्रीज हो गया। ये देख रहे हो, ये आपके यहाँ रिवोल्ट की फोटो दी हुई है, जो सेंट डोमिनिक में रिवोल्ट हो गई थी। ये देखो ये तो अंग्रेज का सर भी काट के खड़ा है हाथ में पकड़ के, ठीक है। खैर आपको इसके बारे में पढ़ना नहीं है, हम वहाँ नहीं कर रहे। तो इससे हुआ क्या कि अब बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस हो गया ये वाला, है ना। इंडिगो का बहुत डिमांड थी, तो यही हालत हो गई कि जो कंपनी में काम करते थे ना लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम करते थे ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी और इंडिगो का प्रोडक्शन करने लग गए इंडिया में, है ना। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग इंडिया आने लग गए और बहुत इन्वेस्टमेंट करने लग गए इंडिया। लोग लोन ले लेके इंडिया आने लग गए, खेती करने लग गए इंडिया में ही, कल्टीवेशन करवाने लग गए इंडिगो की। तो हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड इंडिया, किस कैसे करते थे वो खेती। तो इंडिया में जो इंडिगो कल्टीवेशन होती थी वो दो टाइप की होती थी, एक निज और एक रियौती, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब इन दोनों के बारे में डिटेल में। निज कल्टीवेशन में क्या होता था कि जैसे निज से तो आप खुद ही समझ लो, निजी हिंदी का वर्ड है ना, निज मतलब निजी, निजी मतलब अपना। तो इसमें क्या करते थे, जो प्लांटर्स होते थे ना, जो यूरोप से आए थे या जो इंडियन भी थे अपने, वो लोग क्या करते थे, खुद की लैंड लेते थे, है ना। और उस या तो खुद खरीद लेते थे या तो रेंट पे लेते थे, है ना, जमींदारों से, क्योंकि जमीन किसके पास थी, जमींदारों के पास होती थी, तो उनसे रेंट पे ले लेते थे और उस पर खुद से प्रोडक्शन करते थे इंडिगो की। अब खुद थोड़ी ना हल वल चलाते थे, हायर करते थे लेबर्स को, है ना। तो इसमें इनको प्रॉब्लम क्या आने लग गई, इसमें प्रॉब्लम ये आने लग गई कि एक तो ये एक्सपेंड ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, क्यों भाई, क्योंकि देखो लैंड एक तो कॉस्टली भी थी, है ना, और ऊपर से लैंड हर जगह अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो क्या होने लगे कि उनको एक्सपेंशन का मौका नहीं मिल पा रहा था। लैंड तो बहुत थी उस जमाने में अवेलेबल में ना, लेकिन फर्टाइल लैंड ना हर जगह पे अवेलेबल नहीं थी, है ना। फॉर एग्जांपल एक जगह पे थी, फिर स्कैटर्ड वे में थी, अलग अलग जगह थी, है ना। कि लोग भी पहले से भी कल्टीवेशन कर रहे थे अपनी, वीट की कल्टीवेशन है और भी बहुत सारी चीज़ों की कल्टीवेशन कर रहे थे, खाने पीने की चीज़ों की कल्टीवेशन करते थे लोग, क्योंकि लोग डिपेंडेंट ही उन उस पे था सारा उनका इकोनॉमी। तो ऑल ऑफ अ सडन इनको चाहिए थी जमीन खाली, है ना, वो भी ऐसी वैसी जमीन में प्लांटेशन हो नहीं पाता था इंडिगो का, बिल्कुल फर्टाइल लैंड चाहिए थी। तो फर्टाइल लैंड अवेलेबल उतनी थी नहीं, ठीक। तो और ऊपर से इनको चाहिए होता था इंडिगो की फैक्ट्री जहाँ डालें वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए थी। अब लैंड का एक्सपेंशन करने के लिए क्या चाहिए होता था, इनको पीजेंट्स को एविक्ट करना पड़ता था जो पीजेंट उस एरिया में थे। अब इसके चलते क्या होता था, उनसे लड़ाइयाँ होती थी पीजेंट से, है ना। इवन इनको जब चाहिए होता था, बहुत सारे लेबर चाहिए होते थे काम करने के लिए खेत में, तो उस लेबर भी इनको जल्दी नहीं मिल पाते थे, क्यों, क्योंकि जिस समय इंडिगो को अब का कल्टीवेशन करना होता था उसी समय राइस का कल्टीवेशन होता था, ठीक। तो लोग अपने राइस के कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, तो काम करने भी नहीं आते थे यहाँ, ठीक है ना। अब नीच कल्टीवेशन में एक और क्या प्रॉब्लम थी कि इसको बहुत सारे बुल्लक्स और प्लो चाहिए होते थे, ठीक है। 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए 2 प्लो चाहिए होते थे। अब मान लो किसी के पास 1000 बीघा है तो 2000 प्लो चाहिए उसको। अब प्लो खरीद भी लो तो उसके ऊपर से उसको मेंटेनेंस भी चाहिए था, है ना। मेंटेनेंस के अलावा आ, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता था, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो तो अब उसको मेंटेन करना ही पड़ता था, है ना। अब ये एक प्रॉब्लम थी क्योंकि उनको इतना एक्सपेंडिचर करने का उनका मन नहीं था, है ना। तो वो क्या चाहते थे कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकले।
ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन तो कुछ था नहीं। तो धीरे धीरे ये जो निच कल्टीवेशन था ना, ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है। और सिर्फ 25% ही रह जाती है निच कल्टीवेशन, लेस देन 25% रह जाती है अंडर निच कल्टीवेशन, जो इंडिगो के अंडर थी। ठीक है। अब एक नया सिस्टम जो ऑल्टरनेटिव हमने पढ़ा था, निच और रियोती सिस्टम, है ना। तो ये रियोती सिस्टम ज़्यादा चला इंडिया में। अब रियोती सिस्टम में क्या होता था, प्लांटर्स क्या करते थे, एक एग्रीमेंट कर लेते थे किनके साथ, पीजेंट्स के साथ। अब आप जानते हो पीजेंट्स का उस जमाने में क्या हाल था, और बेचारों को टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को। वो टैक्स देने के लिए अब मनी लेंडर से पैसा लेते रहते थे हमेशा, है ना। तो इन लोगों ने चालाकी चली, इन लोगों ने क्या किया, इनको लोन भी दिया, और उसके बदले में इन्होंने क्या, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, ये तुम्हारी जितनी भी अपनी जमीन है ना, उसके 25% एरिया पे तुम इंडिगो कल्टीवेट करोगे, और उसके लिए हम तुमको देंगे वो देंगे, क्या नाम है, सीड्स भी देंगे, ड्रिल भी देंगे, है ना। बट सॉइल को प्रिपेयर करना, सीड डालना, और उसको फिर खेती की रखवाली करना, ये तुम्हारे काम है। ठीक। ये अभी हम पढ़ेंगे इस बारे में, ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो क्या हुआ कि प्लांटर्स, अब मजबूरी थी उनकी भी, बेचारे लेकर के करना चालू कर दिए। बट होता क्या था, एक बार साइकिल खत्म होती थी, है ना, वो कल्टीवेशन काट के उनको देते थे प्लांटर्स को, तो वो फिर से लोन पकड़ा देते थे इनको। और ये मतलब एंडलेस साइकिल टाइप में बन चुका था। ठीक है। और और ये क्या चाहते थे कि जो बेस्ट सॉइल है ना, उसी पे इंडिगो का खेती करो, मतलब थोड़ी सी भी कम है उसमें नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि अगर आप इंडिगो को ग्रो कर देते हो ना, उसके बाद आप उस पर राइस कल्टीवेट नहीं कर सकते काफी लंबे टाइम तक। क्यों? क्योंकि इंडिगो की जो प्लांट की रूट्स होती है वो बहुत डीप जाती थी, और वो सारा ना मिनरल्स विनरल्स चूस लेती है सॉइल से। ठीक। तो सॉइल कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए आप बोल सकते हो बैरन टाइप में हो जाती थी, और उसमें राइस कल्टीवेशन नहीं हो सकता था। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, लोग खाएंगे कैसे फिर, है ना, लोग खाने के लिए भी चाहिए था। तो ये एक प्रॉब्लम थी, और ये इसी के चलते कॉन्फ्लिक्ट होता था। अब देखो उस जमाने का ये देखो एक एग्जाम वो दिया हुआ है, इंडिगो प्लांट दिया हुआ है कि ऐसा होता था प्रोडक्शन फैक्ट्री वहां पे। ये देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से बेटर मैं आपको नीचे समझा पाता, एक और फोटो है, चलो हम यहीं पे देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या कर रहा है, खेत में काट के लाता है, वो ऊपर में डालते हैं। ठीक है। ये एक टैंक बना हुआ है ना, इसको वैट बोलते थे, इसमें डालते थे काट करके। इसमें गर्म पानी डाला हुआ होता था। ठीक है। गर्म पानी में उसको सोख करने के लिए छोड़ दिया जाता था कई घंटों तक के लिए। ठीक। तो प्लांट में फर्मेंटेशन चालू होता था। फर्मेंटेशन का मतलब होता है, अब देखो फर्मेंटेड होता है ना, कई चीजें फर्मेंटेड होती है, इडली वगैरह फर्मेंट किया जाता है रात में, सुखा दिया, छोड़ दिया जाता है ताकि वो फूल जाए, है ना, फर्मेंटेशन के लिए। तो इडली विडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, या आपका छोला भटूरा बनाने के लिए, है ना, फर्मेंटेशन करते हैं हम। तो प्लांट को फर्मेंट करते थे। तो जब वो फर्मेंट हो जाता था, कैसे पता चलता था हमें, तो लिक्विड में बबल्स वगैरह उठने चालू हो जाते थे, है ना। तो उसके बाद क्या करते थे, रॉटन लीव्स को बाहर निकाल लिया जाता था, और जो पानी था इसमें ना, इसमें ड्रेन कर दिया जाता था नीचे वाले में, ऊपर से नीचे पानी को ड्रेन कर दिया जाता। पाइप वैसे होगा वहां पे, पाइप सा बना हुआ होगा, उसमें लकड़ी ठूसा हुआ होता होगा, उसको निकाल देते, फिर नीचे वाले टैंक में आ जाता था वो पानी, है ना। अब जब वो सेकंड वाले वेट में आ जाता, वेट बोलते थे इसको, टैंक को वेट बोलते थे। ठीक है। वहां आ जाता था, तो उसको में क्या करते थे, उसको कंटिन्यूअसली स्टीयर करते थे ऐसे लकड़ी से। ठीक है। कंटिन्यूअसली उसको घुमाते रहते थे, चलाते रहते थे, है ना, और ठोकते रहते थे पानी को, बीट करते रहते थे। इससे क्या होता था कि पानी धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट होता था, ग्रीन से फिर ब्लू में। ठीक है। फिर उसमें चूना, लाइम वाटर मिला देते थे। ठीक है। चूने वाला पानी मिला दिया जाता था, और धीरे धीरे क्या होता था उसमें, फ्लेक्स बनने चालू हुआ। फ्लेक आप देखो, मतलब ढेले से बनने चालू हो जाते थे। ठीक है। मिट्टी के जैसे ढेले होते हैं ना, वैसे फ्लेक्स चालू हो जाते हैं बनने, और वो सेडिमेंट बैठ जाता था, वो भारी हो जाता था, और वो बैठ जाता था मिट्टी नीचे में, है ना, टैंक में नीचे बैठ जाता था। और जो पानी होता था उसको फिर ये ड्रेन कर देते थे, ऊपर वाला पानी को ड्रेन कर देते थे, और जो नीचे बैठ गया उसको बाहर निकाल करके और ट्रांसफर करके, ये देखो यहाँ ला करके उसको क्या कर रहे हैं, ये कंप्रेस करके, और उसको फिर आगे ड्राई करके बेच देते थे, है ना। तो ऐसे बनती थी इंडिगो उस जमाने में। बट अब देखो, हमने देखा कितने सारे प्रॉब्लम्स थे दोनों के बीच में ना, जो प्लांटर्स थे
जो करवा रहे थे कल्टीवेशन और जो पीजेंट्स थे उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो प्रॉब्लम चलेगी तो क्या होगा, रिवोल्ट होगा, है ना। वही हुआ, इसको कहते हैं ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, पढ़ेंगे हम। अब 1857 का रिवोल्ट हो चुका था, है ना। उसके बाद मार्च 1859 में क्या हुआ कि अभी भी लोगों में बड़ा जोश था, है ना, 1857 के रिवोल्ट के बाद भी। तो थाउजेंड्स ऑफ रायट्स जो बंगाल में थे, है ना, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हम ग्रो ही नहीं करेंगे इंडिगो को। और ये धीरे धीरे पूरा रेबेलियन फैलना चालू हो गया इलाके में। और इन लोगों ने क्या कर दिया, जो इंडिगो की फैक्ट्रीज होती थी उस पर अटैक करना चालू कर दिया। लोगों के पास क्या होते थे, क्या क्या हथियार थे, स्पीयर्स था, है ना, सोर्ड्स होती थी, तलवार होती थी, बो एरो होते थे, है ना। यहाँ तक कि औरतों ने भी हमला कर दिया किचन इक्विपमेंट के साथ ही। और जो आ, लोग आते थे ना, कुछ एक प्लांटर्स अभी भी काम करना चाहते थे उन्हीं के साथ, तो उनका सोशल बॉयकॉट चालू हो गया। और कुछ आदमी होते थे, गोमस्थास बोला जाता था उनको। वो कौन थे, जो प्लांटर्स थे उनके एजेंट होते थे, वो आते थे इनसे रेंट कलेक्ट करने के लिए, है ना, रैत से। तो ये इनकी पिटाई करते थे दबा करके। और जो प्लांटर्स होते थे ना, अंग्रेज वगैरह, उन्होंने लठैत रखे हुए थे। लठैत कौन थे, लकड़ी लाठियां रखते थे, मारने के आते थे, वो पीटने आते थे इनको। दबंग लोग रखे हुए थे उसने, कि जो बात नहीं मानेगा, जो पैसा नहीं देगा, उसको मारो जा करके। तो अब लोगों ने ठान लिया था कि हाँ हम इनसे भी नहीं डरेंगे, इनकी पिटाई कर देंगे। इनकी भी दबा के पिटाई हुई है, ठीक है, लठैतों की भी। तो अब ऐसा हुआ क्यों अचानक, देखो, लोग तो परेशान थे ही थे, साथ में ना जमींदार लोग भी परेशान होने लग गए। यहाँ पे जमींदार हुए आपके, और कौन हो, विलेज हेडमैन वगैरह हुए, ये सब परेशान होने लग गए, है ना। और इन लोगों ने प्लांटर्स के खिलाफ क्या किया कि सोच लिया कि अब हम कुछ करेंगे इनके खिलाफ। अब ये क्यों परेशान थे, क्योंकि जमींदार वगैरह पे ना अंग्रेज दबाव डालते थे कि हमें और जमीन दो, और जमीन दो। और बेचारे उनको जितना पैसा बोलते होंगे उतना देते भी नहीं होंगे, कम देते होंगे या देते भी नहीं होंगे टाइम से, है ना। तो इस चलते जमींदार इनके अगेंस्ट हो गए। अब विलेज हेडमैन तो ऑब्वियसली जमींदारों का साथ ही देंगे और लोगों का ही साथ देगा, है ना। तो इन सब ने प्लान बना करके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ दी, ठीक है। तो ये सब देख करके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उस जमाने का वहां का, वो आता है इस एरिया में, है ना, विंटर में। 12 सात करके जगह है, वहां आता है ना। 12 सात करके जगह में आता है वहां पे बंगाल में। तो मैजिस्ट्रेट एशले एडन ने एक नोटिस जारी कर दिया कि राइट्स को कोई कंपेल नहीं कर सकता है इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। और ठीक है, तो लोगों ने इसको इस तरीके से देखा कि क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर कर दिया कि अब इंडिगो ग्रो करना जरूरी नहीं है। लोगों ने इसको उल्टा समझा, ठीक है। और जबकि ईडन ने ऐसा नहीं बोला था, ईडन ने सिर्फ ये कहा था कि हाँ भाई तुम जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, है ना। अब लोगों ने तो इसको उल्टा मतलब ले लिया कि विक्टोरिया ही नहीं चाहती, उसके बावजूद भी ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो रेबेलियन और जबरदस्त तरीके से फैलना चालू होता है, यहाँ तक कि कलकत्ता से पढ़े लिखे लोग गांव जाने लग गए, वहां देखने लग गए यहाँ क्या चल रहा है। बहुत सारी किताबें लिखने लग गए उनके बारे में, रोज रोज छपने लग गया। तो उससे और भी ज्यादा चीजें निकल के आने लग गई, उनकी पुरानी भी कहानियां लिखने लग गए ये, है ना। एकदम मतलब आप समझ सकते हो कैसे माहौल बना दिया गया, है ना। एकदम डर का माहौल, जिसके बारे में लोग कोई जानता नहीं था उतना, अब सब जानने लग गए कि क्या चल रहा है अचानक गांव में, ठीक है। अब गवर्नमेंट पहले ही 1857 का रिवोल्ट देख चुकी थी, तो गवर्नमेंट पहले डरी हुई थी। लगा फिर दोबारा कहीं नहीं हो जाए 2 साल के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि एक कमीशन बैठा दिया, इंडिगो कमीशन बैठा दिया, ठीक है। और इंडिगो कमीशन की जानकारी से ये पता चला कि प्लांटर्स गिल्टी हैं, और उनको झाड़ा गया कि तुम ये सब कोरोसिव मेथड जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ इंडिगो कल्टीवेशन कराने के लिए। और अगर इंडिगो कल्टीवेशन में रायत को प्रॉफिट नहीं है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन रायत कमीशन ने ये भी बोला रायत से कि देखो, जो तुम लोगों ने जिस चीज का पैसा अभी ले रखा है ना, और ये भी फंस गए हैं पैसा दे करके, तो फिलहाल तुम इनका कर दो काम, फ्यूचर में मत करना, ठीक है ना। यहाँ पे एक वो इंक्वायरी कमीशन वहां जाता है, तो एक हाजी मुल्ला से इंटरव्यू लेता है। तो वो इंटरव्यू यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक। आप पढ़ना ये वाला इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू में बोल क्या रहा है। जो कमिश्नर था वो पूछता है उससे कि प्रेसिडेंट जो था कमीशन का, वो पूछता है आर यू विलिंग टू सो इंडिगो, एंड इफ सो ऑन व्हाट फ्रेश टर्म्स आर यू विलिंग टू डू इट। कहता है क्या तुम इंडिगो और उगाना चाहते हो, पूछता है हाजी मुल्ला से, एक किसान से। और अगर करना चाहते हो तो तुम क्या चाहते हो कि क्या टर्म्स रखी जाए। तो हाजी मुल्ला कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी इसको सो नहीं करना चाहता हूँ, सो मतलब उगाना नहीं चाहता। और
मेरे को नहीं लगता कि कोई भी टर्म्स मेरे को सेटिस्फाई कर पाएगी, है ना। तो फिर वो पूछता है कि क्या हम तुमको 1 रुपया बंडल देंगे तब भी तुम नहीं करोगे? वो कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं किसी और जगह जा करके भीख मांग लूंगा, लेकिन इंडिगो की खेती नहीं करूंगा। लोग इतना परेशान थे, आप समझ सकते हो, है ना। और ये एक छोटा सा और है कि प्लांटेशन के बारे में बताया हुआ है किस तरीके से, जैसे मैं आप बता रहा था ना, सबसे ऊपर में क्या करते थे वो, टैंक में इंडिगो प्लांट काट के लाते थे, पानी में डालते थे, वो फर्मेंट करता था, फिर उसको ड्रेन करते थे, नीचे वाली प्लांट में आता था, है ना, वहाँ वो बीट करता था, उसको स्टीयर करता था, बीट करता था। फिर उसमें हम डालते, जब वो ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता था, फिर उसमें डाल दिया जाता था लाइम वाटर से, फिर उसको ड्रेन कर दिया जाता था, है ना। और जो नीचे में फ्लेक्स बैठ जाते थे उसको लेकर के ड्राई करने ले जा रहे हैं ये, और सुखा देते हैं। और ये देखो, ये वहाँ पे सुपरवाइज कर रहा है प्लांटर, देख रहा है सबको कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। पूरा आपको समझ आ गया, हमने पूरा डिटेल में इसको देखा। हालांकि बीच में 1-2 कॉल आ गई थी मेरी, है ना, आई एम रियली सॉरी। आप समझ सकते हो, कभी कभी हो जाता है। तो कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करो, है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर देना हमारा चैनल, है ना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।